इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, चैप्टर 2 का पहला डेरिवेशन, फिजिक्स चैप्टर 2 पहला डेरिवेशन। तो पहले डेरिवेशन में क्या है बेटा, देखो इधर इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। देखो इसको डिराइव करने का दो मेथड होता है, एनसीईआरटी का मेथड थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा शॉर्टकट वाला मेथड डिराइव करेंगे, वो मेथड एग्जाम में चल जाएगा, घबराने की किसी कोई बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, सत्यम तुमको भी, ठीक है ना। ये डिराइवेशन देख लोगे तो इससे क्लैरिटी हो जाएगा कि ये कैसे डिराइव होगा। तो बच्चों देखो, ये डाइपोल है, ठीक है ना, और डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, ये सेंटर डाइपोल का है, इससे ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो r है, और ये जो अभी एंगल बना रहा है, ये जो डाइपोल है, डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहा है ये r वेक्टर, वो थीटा है। ये r वेक्टर है मान लो, तो ये डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा है। तो बेटा इसको हम लोगों ने कह दिया r1 और इसको कह दिया r2। अब हमारा काम क्या है कि हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P का। तो पॉइंट P का पोटेंशियल कितना होगा, नहीं ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा, लॉन्ग मेथड से नहीं कर रहे, पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूंगा, घबराओ मत, इस पे ड्रॉ करूंगा ना, उधर नहीं ड्रॉ। पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, तो इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ अपॉन R2, और ये वाला चार्ज माइनस में है तो माइनस KQ अपॉन R1। अगर KQ अपॉन R1 है तो इसमें से कॉमन ले लो, तो KQ कॉमन हो जाएगा, KQ कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इसको और सॉल्व करो बच्चों तो कितना होगा, KQ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बच्चों कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट का नाम दे सकते हो, जैसे ये ए है, ये बी है, इसका नाम एम दे सकते हो। तो बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बेटा ऐसा ड्रॉ किया जिससे एमपी इक्वल टू बीपी, एमपी किसके इक्वल हो गया, बीपी के, एमपी इक्वल टू किसके हो गया, बीपी। तो बेटा जो एम है, तो यानी एमपी इक्वल टू बीपी हो गया, तो यानी एमपी इक्वल टू R2 हो गया, और बेटा एपी इक्वल टू R1 है, इक्वल टू R1 है, और MP इक्वल टू R2 हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, R1 माइनस R2। देखो हमें R1 माइनस R2 चाहिए। अब देखो बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब ऐसा क्यों बेटा, ये मैंने भले ही डाइपोल बहुत बड़ा बनाया है लेकिन डाइपोल बहुत छोटा होता है। तो जैसे अगर मान लो डाइपोल बहुत छोटा है, इतना छोटा डाइपोल है इस तरीके से, अब इससे मैं बोलूं तीन पॉइंट है मान लो एकदम पास पास, इससे कोई पॉइंट एंगल बीच वाले से बना रहा है 30 डिग्री, तो साइड वाले से भी लगभग 30 बना रहा होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट से एक दूसरे के क्या है, लगभग पास में है। तो अगर ये तीनों एक दूसरे के पास में बेटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो बेटा हमको पता है कि ये वाला लेंथ किसके इक्वल है, 2a के, ये वाला लेंथ किसके इक्वल है, 2a के, 2a के इक्वल है ना, और ये कितना है, थीटा है। तो बेटा देखो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 2a क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, बेस, R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, बेस। तो इधर लिख रहा हूं, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल AMP, फ्रॉम ट्रायंगल AMP, AMB सॉरी, AMB, बच्चों में क्या पता चला, cos थीटा इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 अपॉन 2a। तो बेटा यहां से R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2a cos थीटा। अब देखो बेटा नीचे वाले के लिए, तो R1 माइनस R1 इंटू R2 किसके नियरली इक्वल होगा, R स्क्वायर के, R1 into R2 will be nearly equal to R square, again वही वाला लॉजिक, because dipole is very small। अरे सेम लॉजिक, अभी जो ड्राइंग बनाया था, तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट से बहुत दूर एक पॉइंट है, तो अगर इस वाले से दूरी मान लो R1 है, इस वाले से R है, इस वाले से R2 है, तो बेटा सब बराबर ही लगभग होंगे ना, क्योंकि दूरी क्या है, बहुत छोटी है, तो लगभग बराबर ले सकता हूं, इसीलिए R1 इंटू R2 इक्वल टू R स्क्वायर। बच्चों वैल्यू पुट कर दो, डेरिवेशन हो गया, मुस्कुराओ, वैल्यू पुट करोगे, उधर से वैल्यू पुट करोगे इधर,
अगर उधर से वैल्यू इधर पुट करोगे तो कितना आएगा, वी पी बराबर के इंटू टू ए कॉस थीटा, के क्यू भी होगा, के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो क्यू इंटू टू ए क्या हो जाएगा पी, तो यही क्या हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डिराइवेशन खत्म। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, के इंटू पी वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों पी डॉट आर कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो आर कैप का, अरे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो पी डॉट आर का फॉर्मूला क्या होगा, पी का मॉड इंटू आर कैप का मॉड कितना होता है 1 इंटू कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा आया ना, तो यही तो बात हुआ। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ये इसका डेरिवेशन होगा के पी डॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब डायरेक्ट डेरिवेशन है, नोट करना है, इसको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, स्लाइड ही सेंड कर दूंगा, तो नोट करने का ज्यादा टेंशन मत लो, मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा। दूसरा डेरिवेशन बच्चों, सेकेंड डेरिवेशन जो इसमें है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, हाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो देखो बेटा क्या है, ये इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मान लो एक डाइपोल है इस तरीके से, और ये थीटा एंगल घुमा रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो बेटा जैसे आपने वर्कडन का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी या एफ डॉट एस। तो बेटा जब फोर्स वेरिएबल होता है तो यही फॉर्मूला हो जाता है डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ठीक है ना। तो जब रोटेशन होता है तो रोटेशन में वर्कडन का फॉर्मूला होता है टाउ इंटू टाउ डॉट थीटा, फोर्स की जगह टॉर्क हो जाता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहां जब टॉर्क वेरिएबल होता है तो डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, इसी को यू लिख लो, वर्कडन जो होगा उसी को लास्ट में क्या कह देंगे यू कह देंगे। बेटा रोटेट करने में जो हमें वर्क डन होगा वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो लास्ट में इसी को यू लिख देंगे। तो ये तरीका है, यानी हमें कुल मिला जुला के ये फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो u बराबर बराबर डी डब्ल्यू बराबर टाउ डॉट डी थीटा। तो बेटा टाउ डॉट डी थीटा है, तो अभी मान लो जिस डायरेक्शन में हम टॉर्क लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में थीटा हो रहा है, तो अगर थीटा कॉस जीरो हो जाएगा तो यहां से टाउ का वैल्यू कितना रख सकते हो, पी साइन थीटा, टाउ का मैग्नीट्यूड कितना होता है पी साइन थीटा। बेटा देखो लिख रहा हूं पी साइन थीटा डी थीटा इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों, बेटा देखो ये टाउ भी क्या होता है रोटेटर रोटेशन के लिए होता है ना, तो तुम अभी कॉस जीरो हटा देना अभी थोड़ी देर के लिए बस समझने के लिए। तो बेटा जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो कॉस आता है कि नहीं, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क घुमा रहा है जब थीटा भी उसी डायरेक्शन में है तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना माना जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो आप अभी इसको हटा दो, कंफ्यूजन हटाने के लिए बस पर रख रहा हूं। अब इसको क्या करो, थीटा वन से थीटा टू के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। मान लो कोई थीटा वन से थीटा टू घुमा रहा है, तो यहां से पी बाहर आ जाएगा, पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा थीटा वन थीटा टू। बेटा वैल्यू डालोगे तो आएगा, पहले ऊपर वाला पड़ेगा माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बच्चों रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड एक रेफरेंस माना जाता है कि वे ज्यूम थीटा वन टू बी 90 डिग्री एज रेफरेंस, हम इसको रेफरेंस की तरह मानते हैं अपने, थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, इसको रेफरेंस की तरह मान रहे हैं। तो अगर रेफरेंस के लिए मानेंगे तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाता है माइनस पी और थीटा वन इक्वल टू 90 और थीटा टू इक्वल टू थीटा, थीटा वन को 90 रखा एज रेफरेंस और थीटा टू को थीटा रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर्मूला आता है पी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होगा और थीटा टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो पी कॉस थीटा ये हो जाएगा। इसी को आप लोग क्या लिख लेते हैं माइनस पी डॉट ई, माइनस बी डॉट ई,
नहीं नहीं, वो गलत हो गया होगा फिर। पहले साइन, टॉर्क का फॉर्मूला में साइन होता है ना, इंटीग्रेशन के बाद कॉस आएगा, इंटीग्रेशन के बाद कॉस आएगा, करेक्ट करो, ठीक है ना। माइनस पी डॉट ई, इसी में एक फॉर्मूला बताया था बेटा कि कभी अगर वर्क डन निकालना हो, वर्क डन निकालना हो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जैसे ये तो यू का फॉर्मूला हो गया ना, अगर कभी वर्क डन निकालना हो, जैसे बोले कि थीटा बराबर 30 से थीटा बराबर 60 घुमाने में कितना वर्क डन होगा, तो फॉर्मूला ये लगेगा। या तो तुम एक काम कर सकते हो, पहले थीटा 30 रखो, थीटा 60 रखो, फाइनल में से माइनस कर दो इनिशियल को, या डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। लेकिन इसमें याद रखना थीटा 1 शुरू वाला है, थीटा 2 बाद वाला है, बात एक ही है। चाहो तो तुम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर लो, या ऐसे कर लो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो डायरेक्ट डेरिवेशन है वो किसका है, कैपेसिटर का। नहीं, इसके बीच में भी एक होगा, नहीं उससे पहले भी, कैपेसिटर के पहले एक डेरिवेशन और होगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of a charged conductor, electric field at the surface of a charged conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। बच्चों देखो, ये कोई कंडक्टर है, कोई भी रैंडम शेप का ले लो, ये कोई कंडक्टर है, एक थिक कंडक्टर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, कितना है, सिग्मा है। कोई भी कंडक्टर ले लो रैंडम शेप का, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो बेटा कोई भी एक गॉसियन सरफेस ले लो, गॉसियन सरफेस में से ऐसे सिलिंड्रिकल ले लिया मैंने, छोटा सा सिलिंड्रिकल ले लिया। तो देखो, एक बात आपको याद रखना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो पूरा सॉल्व करोगे अगर गॉस लॉ लगा के, फाई ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों क्यू इन मान लो इसका एरिया, ए एरिया है, अंदर कितना एरिया आएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, पुराना किए हो। बच्चों यहाँ तीन सरफेस है, तीन सरफेस है, इसको अगर 1 कहूं, इसको अगर 2 कहूं, इसको अगर 3 कहूं, इस सरफेस को 3 कहूं, तो देखो बेटा, पहले वाले सरफेस से केवल फ्लक्स आएगा ई डी एस वन कॉस जीरो, दूसरे वाले पर दूसरे वाले पर जीरो डी एस टू, जीरो डी एस टू कॉस जीरो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ में आएगी नहीं। तीसरे जीरो क्यों आया, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं। तीसरे वाले पे क्या बनेगा, ई डी एस थ्री, ई डी एस थ्री कॉस 90, कॉस 90 को तीसरा वाला सरफेस ऐसे इसका एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर या नीचे होगी, इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा देखो, सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा, केवल क्या बचेगा, ई डी एस वन, ई बाहर ले लोगे अंदर आएगा डी एस वन इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर क्यों लिया, बाई सिमेट्री, पूरे सरफेस के लिए ई की वैल्यू सेम होगी, तो बेटा डी एस वन किसके इक्वल होगा, ए नॉट के, ए के इक्वल होगा, तो ई इंटू ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ए से कैंसिल कर दो, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है, ये अगला डेरिवेशन, ठीक है ना। ये डेरिवेशन है कि थिन, अगर कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। मतलब ऐसे मान लो कोई ये मोबाइल ही मान लो सरफेस है, मोटा सरफेस है, मोटा कंडक्टर है, तो गॉसियन सरफेस ऐसे सिलेंडर लिया है, इसके अंदर जो घुस गया है, तो उस सिलेंडर का एक फेस अंदर घुस गया है और एक बाहर है,
तो जो फेस अंदर घुस गया वो अंदर रह गया, मतलब मैं मानो दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकला, इसे बोल रहा हूँ कंडक्टर थिक है। तो कंडक्टर थिक है तो ये बाहर नहीं निकल पाया ना, अंदर ही रह गया ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर कितना होता है, 0। तो 0 होता है तो ये खत्म हो गया। ठीक है। cos 90 बेटा गॉस लॉ में बताया था ना, कर्व सरफेस है। कॉस कर्व सरफेस है ना, तो कर्व सरफेस से बताया था एग्जांपल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऊपर ऊपर निकलेगा, कर्व सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही तो होगा चारों तरफ। अरे जब भी होगा इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो हमेशा इसके बीच में एंगल कितना होगा, तो cos 90 कितना होगा, 0। और क्या बचा, देख ले रहा हूं कोई छूटे ना इसलिए बच्चों। डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स का डेरिवेशन कराना है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्ट, कि डाइलेक्ट्रिक में भी एक फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डायरेक्ट आ जाओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या होता है, कोई भी दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर इज ए कैपेसिटर। बच्चों ये 3D में विजुअलाइज करना है, ये साइड व्यू है। ये दो प्लेट है इस तरीके से, इन दोनों प्लेट की एरिया ए है और इनके बीच का डिस्टेंस डी है, मतलब प्लेट एरिया ए है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। तो बेटा ये प्लस सिग्मा से चार्ज होगी और ये माइनस सिग्मा से। अब बोलोगे सर इक्वल ही क्यों चार्ज होगी, तो जब कभी भी आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि एक तरफ से चार्ज निकलता है और दूसरी तरफ जाता है, तो इधर से जितना निकलेगा, इधर से जितना निकलेगा उधर उतना ही आएगा, इसलिए हमेशा चार्ज क्या होगा, बराबर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैपेसिटर जब कभी बनेगा तो सामने सामने चार्ज क्या होगा, बराबर। तो बेटा एक थिन सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सुनो ध्यान से, ये तीन रीजन है यहाँ पे, एक रीजन है 1, एक रीजन है 2 और एक रीजन है 3। तो बेटा 1 वाले रीजन में इस पहले वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बेटा ये प्लेट माइनस में है ना, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर इसके प्लस का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए मैंने ऐसा बोला था कि वहां +1 कूलम रख दो, देखो वो किधर जाएगा। तो अगर +1 कूलम रखोगे तो प्लस वाला उसको इधर धक्का मारेगा और माइनस वाला इसको खींचेगा, खींचेगा ना, तो इसके वजह से फील्ड इतना ही आएगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। देखो मैग्नीट्यूड नहीं लिख, डायरेक्शन नहीं, मतलब साइन नहीं लिख रहा है, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ भी ये माइनस वाला यहाँ क्या करेगा, +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस वाला क्या करेगा, रिपल करेगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलकर कितना हो गया, 0। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। बीच वाले पॉइंट पे प्लस वाला क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा +1 कूलम को, माइनस वाला भी इधर ही खींचेगा, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसका भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना हो गया, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच में बचता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बचता है, इसको मैं ई नॉट कह रहा हूं। तो बच्चों ई नॉट किसके इक्वल होगा, ई नॉट इक्वल होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा +1 रख के देखो ना, यहाँ +1 रखो तो ये क्या करेगा, इसको उधर धक्का मारेगा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस जाएगा, या तुम खुद ही देख लो, इन दोनों का नेट तो इधर ही आएगा ना। अरे ये कैसे, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है और उस वाले के वजह से भी इधर है, दोनों जुड़ेंगे तो उधर ही तो बनेगा। अरे ठीक है, नहीं देख लो बेटा, ये वाला इसको उधर धक्का मार रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखियो भाई, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो
ये प्लस वाले की वजह से एक माइनस वाले की वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों प्लस होके यहीं तो आएगा। और वैसे भी कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस जाता है, ऐसे भी याद रख लो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q अपॉन ए। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला खास कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें तो पोटेंशियल निकालना था, कैपेसिटेंस निकालना था। तो अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। तो बेटा अगर मैं प्लस में रिजल्ट चाहता हूं तो बताओ, प्लस वाला हाई पोटेंशियल पे होगा कि माइनस वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, प्लस वाला। इसमें ये प्लस वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, ठीक है ना। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, पूरा ना बताओ, शॉर्टकट बता दो। तो देखो हमेशा मैं क्या लिखना चाहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस कब आएगा, कि जब छोटे वाले से आप बड़े वाले पे जाओ। अरे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे तुम अगर 5 से 10 जाओगे या 5 से 7 जाओगे, तो मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 7 माइनस 5 आएगा। लेकिन अगर तुम 7 से 5 आओगे तो 5 माइनस 7 आएगा। डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल प्लस में चाहता हूं तो मुझे माइनस से प्लस जाना चाहिए। अगर माइनस वाला प्लेट का पोटेंशियल कम होगा, प्लस वाले का ज्यादा, तो बेटा मैं माइनस से प्लस चल रहा हूं, तो मेरे चलने का डायरेक्शन ये होगा जब पोटेंशियल लिख रहा हूँ। तो अब इस फॉर्मूले से अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो E माइनस तो है, E का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बाद में डाल देंगे। E नॉट डी, डी को डी मतलब डिस्प्लेसमेंट जो यहां से हो रहा है, और यहाँ पे cos 180, cos 180 क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, cos 180। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ से V बराबर कितना होता है कैपेसिटर में, E नॉट डी। ये भी याद रखे तो रख लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में रिलेशन होता है V नॉट इक्वल टू E नॉट डी। अब बेटा क्या करो, E नॉट की वैल्यू डाल दो। तो E नॉट की वैल्यू आपने कितनी पढ़ी थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q बाई V क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से Q बाई V निकाल लो, V को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर। तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज इक्वल्स टू Q बाई V, और यही किसके इक्वल होगा, C के। तो ये लो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर है ना, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक, आगे चलें। अब कैपेसिटेंस फिर डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस मैं सेंड कर दूंगा स्लाइड। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, इसके बाद कैपेसिटेंस विद फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। पहले फुल्ली फिल्ड करेंगे, फिर पार्शियली फिल्ड करेंगे। फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से भर जाए, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बेटा, ये इंसुलेटर होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर होता है। जिनको पता नहीं मैं बता दूं कि बेटा अगर डाइलेक्ट्रिक कोई है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, मान लो ऐसा कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E नॉट है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E नॉट है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नॉट बाई, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में जो बचता है वो क्या बचता है, E नॉट बाई के। अब बच्चों क्या करो, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दो पूरा, तो पूरा डाइलेक्ट्रिक मैंने फिल कर दिया, के का पूरा फिल कर दिया, पूरा एकदम फिल कर दिया, पूरा डाइलेक्ट्रिक है। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक जब केवल ओपन एयर था तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, ई नॉट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई नॉट बाई के। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, इधर से इधर जाने में अब क्या मिलेगा, ई नॉट के। अरे डायरेक्ट लगा रहा हूं फॉर्मूला V वाला, चाहो तो दोबारा लगा सकते हो अगर तुम मेहनत करने का मन है तो मेहनत करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ई डॉट डी, यही होगा। तो अब की बार E की जगह क्या रहेगा, ई नॉट के, ई नॉट के, और D की जगह तो D ही रहेगा, और यहाँ cos 180।
इस बार भाई हमें पॉजिटिव लिखना है ना, तो पॉजिटिव लिखने के लिए तो फाइनल वाला ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहां से देखोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, ई नॉट डी अपॉन के, ई नॉट को एक्सपैंड कर दो तो v बराबर कितना आ जाएगा, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। अब तुम्हें क्या करना है, q बाई वी निकालना है ना, तो v को इधर भेज दो बाकी सबको उधर, तो ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी इक्वल टू सी। ये सी के हो गया, यानी जब डाइलेक्ट्रिक भरा गया तो सी के को क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, तो ये सी नॉट है जब खाली था, अरे खाली वाला फॉर्मूला भी तो यही आया था ना, तो यहां से लोग डायरेक्ट भी याद रख लेते हैं कि सी के इक्वल टू सी नॉट इंटू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही तो मल्टीप्लाई हुआ पुराने वाले रिजल्ट में। तो जब कैपेसिटर को फुल्ली फिल्ड करते हैं तो उसके चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, कितने टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स, जो मटेरियल आपने भरा है उतने टाइम्स आपका कैपेसिटेंस की चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चले। अब देखो इसमें दो स्टैंडर्ड केस होता है, राज ठीक चल रहा है, इसमें दो सत्यम होगी, चले गए, जीवन से निराश, अच्छा चला गया, भरोसा है ही नहीं, चलो ठीक है। अब हम लोग का क्या पढ़ना है, पार्शियली फुल्ली फिल्ड। देखो अब इसमें दो केस फुल्ली फिल्ड में और होता है, दूसरा केस इसमें कि जब वर्टिकली फिल कर दिया जाए, मतलब ऐसे ऐसे फिल कर दिया जाए, एक तरफ केवन से और एक तरफ, अरे इसको तो मुझे बाद में बता देना चाहिए था, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ, इसको बाद में बता दूंगा, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये बाद में ये बाद में कर लेंगे। अब इसका डायरेक्ट चलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, अगला डेरिवेशन चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फिर और बता देंगे बाद में, इसमें दो डेरिवेशन और रह गया है। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो पहला कॉम्बिनेशन एज यूजुअल सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें बेटा तो मान लो तीन कैपेसिटर है C1 C2 C3, C3, ये वोल्टेज V है बच्चों, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक इस तरह के सर्किट में जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हो और वोल्टेज वही रहे। बेटा मान लो इसमें से चार्ज निकला Q, तो पीछे चार्ज Q आएगा, तो बैटरी न्यूट्रल होता है, तो जितना चार्ज निकलेगा उतना चार्ज आएगा, तो इन सब कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, Q, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे हो, इन सब कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, Q। तो बेटा अगर ये फॉर्मूला इसमें याद रखना, ओम्स लॉ होता है कैपेसिटर का, ये Q बराबर CV, ये कैपेसिटर का ओम्स लॉ होता है, तो यहां का वोल्टेज निकाल सकते हो, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाई सी, तो यहाँ का वोल्टेज V1 कितना हो जाएगा, Q बाई C1, यहाँ का वोल्टेज V2 कितना हो जाएगा, Q बाई C2, और यहाँ कितना हो जाएगा V3 कितना हो जाएगा, Q बाई C3। देखो बेटा अब तो V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, तो इसमें से Q कॉमन ले लो, तो Q कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब V बाई क्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये V आएगा तो V बाई क्यू निकल जाएगा, ये V बाई क्यू इसी के इक्वल आएगा, मतलब ये V बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये V बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब यही यहां से भी V बाई क्यू निकालो, तो यहां भी वही चार्ज निकलेगा, वही जगह, क्योंकि बेटा ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये दोनों सर्किट इक्वल है, उस सर्किट को हम ऐसा कन्वर्ट कर, कंपनी में 3 लोग काम कर रहे थे, उनको फायर करके एक लोग को ले आना है जो तीनों के बराबर काम करे, तो बराबर काम करे मतलब यहाँ बैटरी से सेम चार्ज निकाले जितना तीनों मिलकर निकालते, ठीक है ना, तो यहां से अगर निकालोगे तो यहाँ तो एक ही है, तो सारा का सारा वोल्टेज इसी को मिलेगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, Q बाई सी इक्विवेलेंट, तो यहां से V बाई क्यू निकालो, तो V बाई क्यू यहां से कितना आएगा, 1 अपॉन सी, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन 1
और ये इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर दोनों को इक्वेट कर दोगे क्या आएगा, दोनों को, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैपेसिटेंस में उल्टा होता है रेजिस्टेंस के। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, या ये फॉर्मूला, ठीक है ना। V इक्वल टू या Q इक्वल टू, ये याद रख लो, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। कभी अगर इक्विवेलेंट सर्किट और टोटल चार्ज निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला काम आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है ना। ये ऐसा काम नहीं, तो हो गया, पैरेलल हो गया। सीरीज में क्या सेम रहता है, सब में चार्ज सेम रहता है, ठीक है ना। अब पैरेलल की बारी है, ठीक है राज। चलो अब पैरेलल की बारी है, खाली तो नहीं रहेगा कोई, डबल टिक हो गया था। चलो अब पैरेलल की बारी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो भी नंबर हो, मैं डायरेक्ट चल रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है अगर ये V है, ये C1 है, ये C2 है, फिर से इसका इक्विवेलेंट सर्किट वही ले लो, एक में कन्वर्ट करना है, एक C इक्विवेलेंट और V में ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, बात हुई वही पे, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना बच्चों। तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी 0 V के बीच में है, और मतलब ये भी 0 V के बीच में और ये भी 0 V के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, चार्ज अलग अलग होता है। तो अगर टोटल चार्ज Q निकला है तो इस चार्ज के पास रास्ता है, तो इसमें Q1 जाएगा और इसमें कितना जाएगा, समझ आ रहा। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जो डिवाइड होता है उसी का इक्वेशन बनता है। पिछले वाले में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 बना था, यहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 किसके इक्वल होगा, तो Q1 इक्वल होगा C इंटू V1 के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का, सॉरी, C1 इंटू V के, हाँ कह रहा हूँ बेटा, वोल्टेज सेम है ना, कैपेसिटी, अरे ये वोल्टेज इसको भी V मिलेगा नहीं, पहले ही बताओ, इसको वोल्टेज V मिलेगा, तो अगर वोल्टेज और कैपेसिटर दिया हो तो चार्ज निकाल सकते हो, तो वोल्टेज और कैपेसिटर दिया हो तो चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू CV होता है कि, अरे हमेशा होता है भाई ये Q इक्वल टू CV। बस मैंने ये कहा था कि जब आप C इक्विवेलेंट निकाल लो तब आपको कभी टोटल चार्ज निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, बाकी हर कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला लगता है, हर कैपेसिटर के लिए, तो C इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा तो उसके लिए भी लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला कितना होगा, Q1 इंटू C1V, यहाँ कितना होगा, Q2 इक्वल टू C2V, तो बेटा Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, तो इसको अगर ऐड करोगे तो कितना होगा, CV1 C1V C1V प्लस C2V। अब क्या करो, यहां से कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू, यहां से Q बाई V का रेशियो निकाल लो, C1 प्लस, सिमिलरली दूसरी तरफ से निकाल लो, यहां भी V है तो यहां कितना होगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो यहां भी Q बाई V निकालोगे तो कितना आएगा, C इक्विवेलेंट, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हो गया, ठीक है। अब इसका देखो वो हो गया ना, समझ में आ रहा ना ये। अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स वाला जो भी स्किप किया था पीछे, डाइलेक्ट्रिक्स वाला देख लो, तो डाइलेक्ट्रिक्स वाले में ऐसे फिल किया है, हाँ तो ऐसे दो फिल किया, आधा आधा फिल किया है, दो फिल किया है आधा आधा, तो देखो मैं भले गैप दिख रहा है, गैप मानना मत, इधर K1 है इधर K2, दो स्लैब हैं, तो देखो एक की बार जब ऐसे फिल करेगा तो इनका एरिया कैपेसिटर के एरिया के बराबर होगा, फील करना है इसको कि इनका, अरे ये प्लेट है ना, तो प्लेट का कुछ एरिया होगा ना, तो इनका भी एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है, बस इनका थिकनेस कैपेसिटर से आधा है, जैसे मान लो ये कितना है D/2 और ये भी कितना है D/2, इनका एरिया जो दिख नहीं रहा है आप, वो कैपेसिटर के इक्वल है,
अरे एक बक्सा है उसमें 2 लकड़ी के गुटके डाल दिए, है ना, और बस मोटाई आधी थी, बाकी एरिया सेम था। तो अब इसको मान लो 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। अरे सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इस वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना होगा, इस वाले कैपेसिटेंस का, तो C1 निकालो, तो C1 का फॉर्मूला होगा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D बाई 2, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। सिमिलरली C2 का निकालो, तो C2 का कितना होगा, वो भी ऐसा ही होगा, A एप्सिलॉन नॉट K2, 2 ऊपर चला जाएगा D, डायरेक्ट लिख लो। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, सी इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल निकालने का मतलब क्या निकल रहा है, सी इक्विवेलेंट, तो 1/C1 प्लस 1/, इनको उल्टा करके जोड़ दो, तो कितना होगा D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट के, इन्हीं को सॉल्व करोगे तो सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन K1 प्लस 2। डी कहाँ खा गया मैं चलते फिरते, ये डी भी नीचे रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, डी आ गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट डी को क्या लिख सकता हूँ, सी नॉट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ नहीं, तो सी नॉट K1 K2 अपॉन K1 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो, समझा, राज ठीक चल रहा है ना, अरे आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, टेंशन क्या रहे हो, डिराइवेशन है, राज ठीक चल रहा है कि ज्यादा तेज चल रहा है? अब उसका देखो ऐसे फिल कर दिए, ऐसे, अब की बार एरिया आधा हो जाएगा लेकिन डी वहीं रहेगा, अरे अब की बार एरिया आधा हो जाएगा ना, लेकिन डी वहीं रहेगा, तो अब की बार ये दोनों आपस में किसमें होंगे, पैरेलल में, जैसे मान लो K1 है, ये क्या है K2 है, अब एरिया A/2 हो जाएगा, डी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये डी इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा ना, तो सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस, C1 किसके इक्वल आएगा, C1 इक्वल आएगा A एप्सिलॉन नॉट A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, तो यहां हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D। सिमिलरली C2 निकाल लो, C2 कितना आएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2D। C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा K1 प्लस K2, चाहो तो इसको C नॉट लिख लो, तो कितना होगा C नॉट बाई 2 K1 प्लस, एक और नहीं कराया था, एक और कराया होगा ना, देखे तुम लोग धुआं निकाल दो चैप्टर का, तुम लोग 1 घंटे से कम हो गया ना, ऐसे ही हो जाता है जब चैप्टर, कोई मुश्किल थोड़ी है, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, तुम लोग एफर्ट नहीं डालते हो, एफर्ट डालोगे तो कुछ है थोड़ी, ऐसे ही है सब, हवा चलता है सब, कुछ 40-50 तो क्वेश्चन उसी में घूमती रहती है सब चीज। देखो इधर ध्यान से, अब है पार्शियली फील्ड, लास्ट वाला पार्शियली फील्ड, हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, देख लो बस, जैसे मान लो इसके अंदर गैप कर करके बहुत सारे फिल कर दिए, ठीक है ना, गैप कर करके बहुत सारे फिल कर दिए, मान लो T1 फिल कर दिया, थिकनेस T1 थिकनेस का फिल कर दिया, ठीक है ना, बाहर लिख लूं क्या थिकनेस, हाँ स्लैब के बीच में हवा भी है, और ये सब भर भी दिए गए हैं, ये T2 फील्ड कर दिया गया है, T3 फील्ड कर दिया गया, ये गैप है, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और बीच में हवा है, ठीक है ना। अब तुमको देखो इस बच्चे को वही डेरिवेशन आएगा जो वो कॉन्सेप्ट समझा होगा कि वी कैसे लिखते थे, इधर से इधर चलते थे ना, अरे लेफ्ट टू राइट चलते थे ना, तो E नॉट इंटू डी लिखते थे, तो पहले क्या था पूरे रीजन में E नॉट था,
तो मुझे टेंशन ही नहीं लेना था। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे v लिखना है, अभी मुझे चलना है इधर से इधर, तो कितने एरिया में हवा होगा, कितने एरिया में हवा होगा, कितने एरिया में हवा होगा, d माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अरे हवा कितने एरिया में होगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अरे नहीं समझे, मान लो 10 सेंटीमीटर टोटल गैप है और ये सब 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो 2-2 सेंटीमीटर अगर घटा दोगे 10 में से तो कितना बचेगा, 2 3 6 4 बचेगा, यानी 4 सेंटीमीटर में हवा है। तो हवा के लिए क्या, हवा के लिए क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस, ये तो हवा के लिए हो गया। लेकिन जब इधर से तुम जाओगे, इधर से, तो इधर से जाओगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ई नॉट बाई के थ्री। अरे ई नॉट बाई के थ्री मिलेगा ना, तो अंदर वाले के लिए कितना होगा, प्लस ई नॉट बाई के थ्री इंटू टी थ्री। तुम इधर से चलना शुरू करो तो तुम्हें हवा मिला, फिर ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो कितनी दूर तक इसको चलोगे, टी थ्री दूर तक। और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट बाई के थ्री। तो ई नॉट जब तुम इधर चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के थ्री कितनी दूर तक मिला, टी थ्री। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा, तो ई नॉट इंटू डी। तो कितना डिस्टेंस ई नॉट बाई के थ्री में चले, टी थ्री चले, तो ई नॉट बाई के थ्री इंटू टी थ्री। फिर हवा चले, फिर इसको चले, तो हवा वालों का सब एक साथ लिख दिया है, अब यही तो बचे। फिर तुम हवा चलने के बाद इसको चले, मैं लंबा भी कर सकता था, हवा चलने के बाद इसको चलोगे तो कितना होगा, ई नॉट बाई के टू इंटू टी टू। फिर हवा चले, तो इसीलिए एक साथ कर लिया इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं, ई नॉट बाई के थ्री इंटू टी थ्री प्लस ई नॉट बाई के टू इंटू टी टू प्लस ई नॉट बाई के वन इंटू टी वन। कॉमन ले लो ई नॉट, ई नॉट कॉमन लोगे तो v अपॉन ई नॉट, तो अंदर क्या बचेगा, d माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। देखो इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना ही है, याद रखोगे तो बिना मतलब का दिमाग पर टेंशन होगा। प्लस एक ब्रैकेट में कितना बनेगा, टी टू टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस टी थ्री अपॉन। अब देखो तो ई नॉट को क्या लिख सकते हो, वी इक्वल टू ई नॉट को क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन एफ एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लूं क्या, ये लिख दूं, इसको क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। तो ये वी नीचे जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, और ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा नीचे। तो देखो कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगा, हलवा गच्चा तो नहीं खा गए, क्यू बाई वी इक्वल टू कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट। अरे ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये सारे नीचे आएंगे, तो सारे नीचे आएंगे तो कितना होगा, देखो d माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। फिर अंदर कितना होगा, प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। खत्म। ई नॉट ही है बेटा, एप्सिलॉन नॉट लेगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ई नॉट। क्यों, ये एप्सिलॉन नॉट है ना। ठीक है, चैप्टर 2 का सारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कितने टाइम में हुआ है, 44 मिनट में। अब मैं सेंड कर दे रहा हूँ, खत्म कर दिया क्या उसने, ऐड नहीं किया, हटा दिया उसने, अंडू करना पड़ेगा। मैं भी, हाँ ठीक है ना, क्लास खत्म हो गई। राज समझ में आ रहा है तुमको।